वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। खुद तो पेंशन लेते हो, हमको टेंशन देते हो, खुद तो पेंशन लेते हो, हमको टेंशन देते हो। क्या मांगे आपकी? ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम, वेरी गुड वेरी गुड। सो इसी मुद्दे को लेकर सभी जगह से लोग यहाँ पहुँच रखे हैं। 20 साल रिटायर हुए हैं, एक को मिले 1200 और एक ला रहे हैं 42,000। अब सोचिए। सो वेलकम टू ऑल ऑफ इन ITI स्किल्स। आज संडे और आज संडे को भी हम लोग यहाँ पर एक अहम काम के लिए आ रखे हैं, महत्वपूर्ण कार्य के लिए आ रखे हैं। आज राजधानी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है भराड़ी साइड में, यहाँ पर जिला चमोली से हमारे जो OPS पेंशन स्कीम के तहत जो है कि जिला कार्यकारिणी चमोली के जो है हमारे जो जिला अध्यक्ष जी के आह्वान पर, श्री पूर्ण सिंह फसवान जी के आह्वान पर और महामंत्री जिला श्री सतीश कुमार जी के आह्वान पर यहाँ पहुँच रखे हैं। साथ में यहाँ पर स्वागत करता हूँ सभी का, नेगी जी। तो यहाँ पर मैं नेगी जी का स्वागत करता हूँ और साथ में हमारे जिला अध्यक्ष श्री आपके राजाराम सर का मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पर, जो हम कर्मचारी जो ITI से RKT यहाँ पर जिला अध्यक्ष हमारे श्री फसवान जी का मैं स्वागत करता हूँ, जो हमारी जो OPS रैली में। सर आज का क्या मतलब एक सांकेतिक वैसे सांकेतिक है ये आह्वान आपका जो, तो इसमें क्या है आज की रूपरेखा? धन्यवाद जी। तो हमने सोचा इससे पूर्व हम लोग जो है एक सांकेतिक धरना दे करके सरकार को ये चेताने का, ये बताने का प्रयास करें कि सरकार हमारा मुद्दा जिंदा है और आप तत्काल जो है आचार संहिता लगने से पूर्व जो है हमारी पुरानी पेंशन को बचाएं। तो इसी संदर्भ में आप जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं और शिक्षक हैं वो एकत्रित हुए हैं और हम इस पुरानी पेंशन पाने की मांग को लेकर के यहाँ पे करते हैं। धन्यवाद सर। सो यहाँ पर पूरी जो चमोली गढ़वाल की सारे समस्त विभाग की टीम यहाँ पर आ रखी है आज इसी मुद्दे को लेकर के, क्योंकि अब जस्ट लोकसभा चुनाव भी आने वाला है और एक ही अहम मुद्दा भी है कि वोट फॉर उसी को वोट देंगे जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगा, चाहे वो कोई भी हो सत्ता में सरकार। हमारा इससे कोई मतलब नहीं कि सरकार किसकी है किसकी नहीं है, हमारा बस यही मतलब है जो वोट जो हमें OPS लागू करेगा। और इसी की शुरुआत यहाँ पर आज चल रही है। जिला जो एक सीमांत जनपद है हमारा चमोली गढ़वाल, और यहाँ पर से जो कि दूर दूर से सभी विभाग के लोग अभी आ रहा है, क्रम चल रहा है यहाँ पर आने का, और सभी लोगों का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ यहाँ पर। और जितने भी लोग यहाँ पहुँच सके, सब लोग पीड़ित हैं, पेंशन से पीड़ित हैं, जो ये NPS नाम का एक रोग है, इस रोग को दूर करने के लिए OPS को लागू करने के लिए एक अहम मुद्दा जो बन चुका है। आज सभी लोग यहाँ पर दिलो जान से लगे हुए हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में यह OPS की नीति लागू होगी सभी के लिए। और अभी आपको आगे हम दिखाते रहेंगे जितने भी यहाँ पर लोग पहुँच रखे हैं दूर दूर से, सभी का मैं दोबारा से स्वागत करता हूँ। सो यहाँ पर तैयारी चलती हुई राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड NOP RUP के द्वारा आज 25 फरवरी 2024 को विधानसभा भवन भराड़ी शहर उत्तराखंड सो सांकेतिक प्रदर्शन करने के लोग यहाँ पहुँचते हुए धीरे धीरे। और सो यहाँ पर मीटिंग लगते हुए यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर वो भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, भले ही उनको भी इसका अधिकार उनको भी चाहिए। OPS आज हर किसी को चाहिए, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। और इसी के तहत यहाँ पर हम लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो है कि जिला कार्यकारिणी जो चमोली है, सीमांत जनपद है, यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से सांकेतिक रूप से यहाँ पर जो है कि बहिष्कार करते हुए और सांकेतिक रूप से यहाँ पर मांग करते हुए OPS की, ये तो अभी एक शुरुआत है बस। सो लेट्स सी, आगे आप लोग देखते रहिएगा। हार्दिक अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां पर हमारे विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय सांकेतिक धरना वोट फॉर OPS में पहुंचकर आप अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। कहीं न कहीं कर्मचारियों की जो पीड़ा है कि सेवानिवृत्ति के बाद जीवन चलाना बहुत कठिन होता है और सरकार एक संविधान एक कानून की बात करती है, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है एक कानून और एक संविधान तो नहीं है। कर्मचारी 30 से 35 वर्ष अपने जीवन का राष्ट्रीय सेवा में देता है और उसको शेयर मार्केट पर आधारित चंद रुपये देकर 1275 रुपया, 833 रुपया, तमाम आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, उसको भेज दिया जाता है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? मेरा उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित जीवन यापन कर सके, उसके लिए जो है सरकार
पुरानी पेंशन जीपीएफ प्रणाली को लागू करे ताकि कर्मचारी अपना जीवन यापन कर सके। यही मांग चाहे हमारे अर्धसैनिक बल हो, शिक्षक हो, तमाम विभाग के कर्मचारी हो, यहाँ पर हमारे सुरक्षा में लगे पुलिस के जवान हो, इनकी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन जीपीएफ प्रणाली लागू कर दी जाए, जिससे कि कर्मचारी अपना वृद्धावस्था यानी 60 साल के बाद का जीवन यापन कर सके। धन्यवाद। अधिकारी ने मुझे क्या कहा मालूम, उसने कहा कि नहीं आज की बात मत करिए, जो लोग आज रिटायरमेंट है वो शॉर्ट टर्म, उनकी जो है सर्विस है बहुत शॉर्ट टर्म है, इसलिए उनको जो है कम पेंशन मिल रहा है, आप उसकी तुलना मत करिए। तो मेरा सीधा सवाल उस अधिकारी से ये रहा, मैंने कहा भाई ठीक है ये तो शॉर्ट टर्म है, ठीक है मैं तो पूरी नौकरी करके जाऊंगा तो 2040 में। मैंने कहा मेरे कैलकुलेशन करके दिखाइए आप मुझे कितना पेंशन दोगे आप 2040 में। तो उस अधिकारी ने कहा कि ठीक है हमारी आपका कैलकुलेशन, मैंने कहा करिए आप मेरे सामने करिए। उन्हें लैपटॉप में कैलकुलेशन करा तो कैलकुलेशन में मेरे पेंशन 2040 में कितना निकला पता है आपको? ताजी लोगों को 5,500 6,000 रुपए पेंशन। तो 2040-42 में ये लगा लो कि 2040-42 में 5,000 6,000 की वैल्यू क्या रह जाएगी? वृद्धा पेंशन भी उस समय मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़ जाएगी। पर इतनी बड़ी पीटापड़ है, इस चीज को हमारे कर्मचारी हमारे साथी कोई समझने को तैयार नहीं है। हमें सरकार से मतलब नहीं है, किसी की भी सरकार आए हमें कोई मतलब नहीं, हमको कोई राजनीति नहीं करनी है, ना हमें दलगत से मतलब है, ना किसी दल से संबंधित है। लेकिन कम से कम कर्मचारी की पीड़ा तो समझे सरकार। सांसद 2 बार सांसद बनेगा, 2 बार पेंशन लेगा। विधायक एक दिन अगर प्रमाण पत्र में दस्तखत कर दिया कि ये विधायक बन गया, उसको सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसको उसी दिन से उसकी पेंशन निर्धारित की जाए। मानना भी चाहिए, क्या ऐसी बात है? लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है सरकार जो आदेश दे रही है उसको हम मान रहे हैं। अभी एग्जाम्पल ये कोरोना काल में आप सब लोगों ने देखा होगा, वो भी थे, हम लोग भी थे, सब थे। अब जब आपके आदेशों को हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपको आदेश दे रहे हैं, उसको मान रहे हैं, तो जब आप पेंशन ले रहे हो हम क्यों नहीं ले रहे हैं? तब तक जारी रहेगी अंत तक, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल अगर पहले तो आना चाहिए, सब लोगों को आना चाहिए, आना चाहिए। एक बार पुनः मैं उन सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, ये लड़ाई बहुत लंबी है और इसे ओपीएस के लिए जो हम लड़ रहे हैं या जो आज एमपीएस हो चुकी है, इसकी शुरुआत 90 के दशक में तब हो गई थी जब तत्कालीन सरकार ने निजीकरण की योजना लागू की और तब हम सभी लोग निजीकरण का साथ देते थे। उसी जाट लाइन की तरफ जब तक अगर हम वो नहीं करते हैं, संघर्ष नहीं करते हैं, कि आसानी से होने वाला नहीं है। हम आज ऐसे संक्रमण काल के दौरान गुजर रहे हैं, अभी 29-30 के आसपास हजारों कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे, भर्ती नहीं हो रही, उसके बाद फिर कम रह जाएंगे। तो इसलिए 4-5 साल ऐसे हैं इस आंदोलन को मुकाम तक ले जाने के लिए, क्योंकि इसके बाद वालों ने तो आना नहीं है। वर्तमान में किसी मुद्दे को नहीं समझते हैं तो हमारी भावी पीढ़ियां उसका दंश झेलती है, उस दंश को हम झेल रहे हैं। 1999 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी की एक सरकार थी, उन्होंने उस समय एक यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक कोई वो था, उसका एक रिपोर्ट आई कि भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ रही है। तो उसके लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई और कमेटी ने ये कहा कि इस देश में जो बुजुर्ग हैं उनकी जो प्रत्याशा जो आयु है वो 65 से 70 हो रही है। तो सरकार का एक मंशा ये थी कि हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे परिवार में क्या था उस समय धीरे धीरे क्या हो रहा था, एक जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था वो टूट रहा था। तो सरकार की ये मंशा थी कि हम क्या करेंगे, अपने बुजुर्गों को पेंशन देंगे। तो उसके लिए समिति बनाई। समिति की जब रिपोर्ट 2001 में आई तो उसने केवल उन बुजुर्गों के लिए एक रिकमेंडेशन की कि भाई आप इनको पेंशन दीजिए। लेकिन देखिए किस प्रकार से जो हमारा जो वर्ल्ड बैंक है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी जो रिपोर्ट थी, उसकी जो रिकमेंडेशन थी, उसको किस प्रकार से सरकारी सेक्टर में लागू किया गया, उसका परिणाम था 1 जनवरी 2004 जब से इन्होंने क्या किया, ओपीएस को खत्म किया और सरकारी सेवा में आने वाले समस्त कर्मचारियों पे एनपीएस लागू किया। उस समय के जो हमारे कर्मचारी थे वो जागे नहीं,
क्योंकि उस समय क्या थे, सारे के सारे लोग क्या थे, ओबीएस होल्डर थे। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, ठीक होता होगा, मतलब उनको इस प्रकार से प्रगलाया गया, ये कहा गया कि एनपीएस एक शेयर मार्केट बेस्ड पॉलिसी है, और जब आप 30 साल 40 साल बाद आप रिटायर होंगे तो आपको बहुत अच्छा रिफंड मिलेगा, बहुत अच्छा आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन 2017, 18, 19 आते आते जैसे जैसे लोग सेवानिवृत्त होते गए, तब पता चला कि ये क्या है, एक इतना बड़ा फ्रॉड किया गया सरकारी कर्मचारियों के साथ। तब जाके हम लोग जाया कि जो एनपीए है, एनपीए कितना है, उसको राइट ऑफ कितना किया गया, तो विगत 10 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए लगभग जो है राइट ऑफ किया गया है। वो किसका पैसा है? वो हमारा पैसा है, हम सब लोग टैक्स दे रहे हैं। देखिए फरवरी माह है, हम टैक्स दे रहे हैं, और देखिए सरकारी कर्मचारी तो हम परसों बात भी कर रहे थे, हमको 10 महीने की तनख्वाह मिल रही है, 2 महीने की तनख्वाह हम टैक्स में दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है सरकारी कर्मचारियों के साथ। और हम लोग अगर नहीं जागे, हम उन मुद्दों में जो भावनात्मक मुद्दों में हमको भड़काया जा रहा है, उस मुद्दे में अगर हम फंसे रहे तो आप यकीन मानिए सार्वजनिक जो सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, वो खत्म होने वाला है। अभी हमारे रावत जी ने कहा कि इस देश में नवरत्न कंपनियां हुआ करती थी। 2014 में जब मनमोहन सिंह ने ये सरकार छोड़ी तो 16 नवरत्न कंपनियां हो गई थी। आज क्या हालत है? बहुत बुरी स्थिति है। मतलब ठीक है, हम लोग बात नहीं करते हैं, हम अपने बच्चों में बोल ही नहीं रहे हैं। देखिए जैसे रावत जी ने कहा हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने हितों के लिए हम बोल सकते हैं ना। पुरानी पेंशन जो योजना है, अगर पुरानी पेंशन अगर पेंशन ही नहीं होगी तो आप सरकारी नौकरी में आएंगे क्यों? अरे उससे बेहतर तो आप जो हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें टीसीएस में जाएंगे आप। ये मानिए आपकी वो पुरानी बातें हो जाएंगी कि खर्च करने के बहाने, क्योंकि होगा ही नहीं। जो जमा पूंजी है, जो हमने कमाया है, उसको तो हम अपने बच्चों के पढ़ाई, विवाह इत्यादि इत्यादि पर खर्च कर देंगे। लेकिन अब जो रिटायर्ड होने के बाद जो हमने जीवन अब खुशी से जीना था, या मेल मिलाप करनी थी, रिश्तेदारों से मिलना बांटना था, वो हम उस कारण नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास क्या नहीं है, आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं रहेगी। और हम अपने बच्चों से, ऐसा नहीं है कि कोई जरूर नहीं कि वो बच्चे बिल्कुल कामयाब रहे या कुछ रहे, तो ऐसी स्थिति नहीं, बुरी स्थिति किसी की भी हो सकती है। इसीलिए अगर बेहतर राम राज्य चाहते हैं तो वही राम राज्य है कि जो अपने बुजुर्गों के लिए क्या करे, उनका सम्मान करे, उनका आत्मसम्मान बनाए रखे। इसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना होगा कि अब की बार जो वोट जाएगा, मेरा, मेरे परिवार वालों का, मेरे रिश्तेदारों का, जितना भी हो, मैं ओपीएस के नाम पर ही वोट डालूंगा, ताकि मुझे भले हार जीत वो तो किस्मत का खेल है, लेकिन तसल्ली रहे कि हाँ मैंने ओपीएस के नाम पे वोट दिया था, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोट दिया था। के साथ में एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इससे पहले पूरे उत्तराखंड में एक बैनर तले, चाहे नोटबुक का बैनर हो, एनओपी का बैनर हो, साथ लेके हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करें, ताकि हमारी एकता सामने आया, सरकार को इसके लिए झुकना पड़े। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत और फ्रांस में एक राष्ट्र में यहाँ पे पुरानी पेंशन की मांग की जा रही है, क्योंकि पुरानी पेंशन के बहुत सारे फायदे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं राजस्व विभाग से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पौड़ी से अभी 2021 में रिटायर हुआ हूँ। तो मेरे एक साथी हुए हैं, वो एनपीएस से रिटायर हुए हैं, और उनकी जो पेंशन है 1200 कुछ है। एक दिन मेरे को मिल गए वो बाजार में, मैंने कहा भाई मेरे 42,000 पेंशन। जिस मकसद और उद्देश्य को लेकर के हम गैरसैंण में हैं, भराड़ीसैंण में हैं, यहाँ से एक संदेश जाना चाहिए। तो नारों के साथ थोड़ा सा शुरू हो जाए, काफी देश माहौल थोड़ा गमगीन सा लग रहा है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो देश में पुरानी पेंशन लागू करेगा, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा, उनका जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उनका कि आंदोलन अब सड़कों पे नहीं, आंदोलन अब रैलियों में नहीं, आंदोलन कलमबद्ध करने का वक्त है, आंदोलन चुनाव का बहिष्कार करने का वक्त है। लेकिन चंद लोग इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, क्या हमारे सारे संगठन एक
शब्द में एक ऐलान करने की क्षमता रखते हैं। हमें पूछना चाहिए प्रदेश स्तर पर अपने राष्ट्र नेतृत्व को कि हमारी तो तैयारी है, जिस दिन हमें आदेश होगा हम उत्तराखंड में कलमबद्ध हड़ताल करने को तैयार हैं। एक आदेश की आवश्यकता है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व किस दिशा में है ये हमें मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व को भी करना पड़ेगा और आगाह करना। करता हमारे प्रांतीय महामंत्री आदरणीय बड़े भाई मेरे सीताराम पोखरियाल जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। इनकी आपकी जो ऊर्जा है हमारे इस आंदोलन को आपकी हमेशा जरूरत रहेगी और आपने हमारे इस आंदोलन में झोंका है, तो हम आपके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिले हुए चलते रहेंगे। आदरणीय पोखरियाल जी। और वर्तमान जो हमारी सरकार है, कहीं न कहीं कर्मचारियों की जो आवाज है, जिस आवाज को हम उठाने के लगातार प्रयास करें। आपने देखा होगा 18 दिसंबर को जो कर्णप्रयाग के जो ऐतिहासिक भूमि में जो 20,000 लोगों का हमारा जनसैलाब था, उसके बाद हमने देहरादून में लगभग हमने 2 बार मुख्यमंत्री आवास घेराव कर दिया, विधानसभा का हमने गैरसैंण में घेराव कर दिया, तमाम सोशल मीडिया पोस्ट कार्ड के माध्यम से, दीपा ओपीएस के नाम से, वृक्षारोपण के माध्यम से, तमाम हमारे फेसबुक ट्विटर के माध्यम से हमने पूरा ज्ञापन की बात करें तो प्रयास करते करते हमने लगभग अपने इन विधायकों को 2 कार्यकाल हो चुका है, इनको कम से कम 5-5 बार एक विधायक को हमने ज्ञापन दे चुके हैं। और प्रत्येक विधायक को पता है कि अगर हम कभी जाते हैं तो सबसे पहले बोलेंगे यार डराने धमकाने की जिस तरह साजिशें इस सरकार हम पे कर रही है, कर्मचारियों का हर तरफ से शोषण कर रही है, तो इससे देखते हुए कहीं न कहीं वोट की चोट का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें वोट की चोट का जरूर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। हमारा पहला मुद्दा है कि लोकसभा चुनाव में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तीसरी पार्टी हो, अगर घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन की बात जो पार्टी रखेगी उसके साथ राष्ट्रीय पुरानी पेंशन पार्टी संयुक्त मोर्चा और उत्तराखंड में पूरे देश के कर्मचारी के साथ रहेंगे। और अभी भी ये भराइसैंण देवभूमि है और यहाँ से हम ऐलान करते हैं कि अगर घोषणा पत्र में वर्तमान सरकार रखती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, उनके जिंदाबाद के नारे में हम उनके सम्मान समारोह में कराएंगे। परंतु अगर पुरानी पेंशन का अपना घोषणा पत्र में नहीं रखा तो जो इनके सांसद विधायक जो बहुत तैयार करेगी मुझे टिकट मिले, वर्तमान टिकटधारी और जो पुराने सांसद हैं इन लोगों को काला झंडा हम अपने क्षेत्रों में दिखाएंगे। यह हमारा इस मंच के माध्यम से हमारा एक चुनौती और एक ऐलान है कि अगर पुरानी पेंशन को अपने घोषणा पत्र में नहीं रखेंगे तो किसी भी सूरत में मुख्यालय में न आए, और मुख्यालय में अगर हम किसी तरह दिख गए और हमें किसी का मुंह काला किया, किसी के कपड़े फाड़े तो उसका सारा संपूर्ण उत्तरदायित्व उन्हीं सांसदों का, विधायक का होगा, न किसी प्रशासन का होगा, क्योंकि आचार संहिता का पैमाना न हमारा होगा। और हमारा को अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम सोचते हो कि हम कर्मचारी है, एक नौकरी के पीछे आप सोचते कि हम इनकी नौकरी को हम ऐसा करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, इनको परेशान करेंगे, तो तुम्हें जो करना है लो, हमें नौकरी तुमने लगाई नहीं तो हमें नौकरी से निकालना तुम्हारे को अवकाश नहीं है। तुम 5 साल में तुम विधायक पुरानी पेंशन लोगे और हमारा आदमी कोरोना में पुलिस से लेकर स्वास्थ्य से लेकर तमाम अधिकारी कर्मचारी तुम्हारे सारे सेवाएं करते रहे। कोरोना में आपने देखा ये घरों में बैठ टीवी में देख रहे थे और हम लोग धरातल में ड्यूटियां करके तो हम कोरोना में यहाँ पे अपने जिंदगी दाव पर हमने कोरोना को देश से भगा। ये लोग बजे कर टीवी में हमारा आंकड़ा दे कितने कर्मचारी मरे, कितने मरे, क्या हुआ, सब ये काम था वहाँ पे। तो अभी भी आज हम ये नहीं सोचेंगे कि हम किसी आचार संहिता में दबे हुए, हम केवल एक चीज सोचेंगे कि हमारा बुढ़ापा जो सुरक्षित है। जब हमारा बुढ़ावत जी ने कहा अभी कि मुझे 4200 मिलते हैं और एक हमारे साथ दूसरे थे उनको 1200 मिलते हैं, तो हम 1200 नहीं लेंगे, हम भी पुराने पेंशन लेंगे और ये अधिकार है तुम नहीं दोगे तो हम छीन के लेंगे, नहीं तो तुम्हें उखाड़ के फेंक के लेंगे, पर हम पुरानी पेंशन लेंगे। इसमें कोई हमें नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे बुढ़ापे का सवाल है। जब हम 30 और 40 साल तक जब हम तुम्हारे गए काम 24 घंटे का काम कराओगे और जब बुढ़ापे में जब हमें बहुत बड़ी दवाई की, दारू की, बुढ़ापे में पानी, खाना पीना, जब हमारी सेवा करने की बात आएगी उस समय लड़का या बहू हमें जब देखेगी कि बूढ़े को 1300-1200 पेंशन है तो वो भी हमें नहीं बुलाएगी, हमें वो न खाना खिलाएंगे न घर में बैठाएंगे। लड़के की बहू बोलेगी बूढ़ा खांस रहा है, बीमार, उसको घर से भगाओ। तो उस स्थिति में ना हम लड़ पाएंगे, ना हमारा शरीर काम करेगा, ना हम
हम कई लाख देंगे, उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसमें केवल हम पछताएंगे। तो जो साथी घरों में बैठे हैं वो वृद्धाश्रम की तैयारी कर ले, अन्यथा अगर अभी भी तुम्हारे अंदर कोई पीड़ा है तो पुरानी पेंशन के नाम पे जो भी जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं आप वहाँ पे खुल के आ जाओ। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि 3 बार हम मुख्यमंत्री का आवास का घेराव कर चुके हैं, विधानसभा घेराव कर चुके हैं, तमाम हमारे लगभग हमारे कम से कम 100 दिन का हमारे पेपर विज्ञापनों में लग चुके हैं। तो आप लोग घरों में बैठ के तो केवल तमाशा देख नहीं सकता इन कार्यक्रमों में आओ साथियों। और मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, परंतु मैं जरूर कहूँगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पुराने कर्मचारियों को कमजोर न समझे और कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में अगर पुराने पेंशन को घोषणा पत्र में नहीं रहती तो हम अपना वोट की चोट पर अपना सबको जवाब देंगे। मैं ज्यादा शब्दों में नहीं बोलते हुए मैं इन शब्दों को धन्यवाद करूंगा। पुनः मैं समस्त यहाँ पर सहयोग मदद का धन्यवाद करूंगा। हमारे जितने भी साथी पुलिसकर्मी या तमाम साथी है मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा और मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान। पेंशन बहाल करो, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। खुद तो पेंशन लेते हो हमको। मैं हमारे बीच हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई जयदीप रावत जी का मैं यहाँ पे मंच से स्वागत करता हूँ। जानते हैं और उत्तराखंड कर्मचारियों का प्रदेश है, कर्मचारियों के प्रदेश की अर्थव्यवस्था कर्मचारियों पर निर्भर है और उनके यदि आप पेंशन बंद कर देते हैं तो ये अवश्य है ये प्रदेश आर्थिक रूप से पिछड़ेगा। तो साथियों ऐसा नहीं है कि संघर्ष आप लोगों के भरोसे है, आप लोगों ने जो किया है उसको जारी रखेंगे तो ये अवश्य हमें प्राप्त होगी। लेकिन वही एक बात प्रकाश चौहान जी ने भी कहा कि हम ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। एनपीएस में कोई भी सुधार कर ले, आप 40 से 45 कर ले, वो भी हमें मंजूर नहीं है। हमें जीपीएफ आधारित पुरानी पेंशन के अलावा कोई मंजूर नहीं है। मैं उस बात पर भी आना चाहूंगा जहां पर ये बात उठ रही है कि एक संगठन होना चाहिए। हम भी कहते हैं एक संगठन होना चाहिए, एक बैनर के नीचे प्रदेश में कोई भी कार्य होना चाहिए और ये पहल हमने की है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास में लेकर और राष्ट्रीय नेतृत्व से कहकर कि लड़ाई अगर लड़नी है, क्योंकि प्रदेश का मामला हमने सूचना अधिकार में भारत सरकार से लिया है, उसने साफ लिखा है कि ये पुरानी पेंशन का जो मामला है ये प्रदेश स्तर का है, ये केंद्र का नहीं है। प्रदेश चाहे तो पुरानी पेंशन लागू कर सकते हैं, ये स्पष्ट हमें दिया गया है सूचना के अधिकार में भारत सरकार द्वारा। तो मैं ये कहूंगा हमने राष्ट्रीय नेतृत्व से कहा और राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें एक छूट दी है, जो छूट दी थी कि आप अगर प्रदेश स्तर पर कोई कार्यक्रम एक साथ करना चाहते हैं तो कोई नहीं, वहां एक बैनर के तले आप जो कॉमन बैनर हो उसके तले आप कर सकते हैं। और 3 बार हमने देहरादून में बैठकें की है। एक बैठक में वो स्वयं हमें बुलाते हैं, अपने आप नहीं आते हैं, फिर कोई बात नहीं। फिर 2 बार हमने उनके साथ फेस टू फेस वार्ता की है और हमने कहा हमें पद मत दीजिए, हमें पदों की आवश्यकता नहीं है, आप पद ले लीजिए लेकिन एक बैनर तले। न जाने कौन सी राजनीति है और न जाने क्या कारण है कि कहीं ना कहीं वो बात आगे नहीं बढ़ी है। नहीं तो एक बैनर जहां होगा अवश्य हमने जानते हिमाचल प्रदेश को हमने देखा, अभी राव जी ने कहा नहीं तो नो प्रूफ ना एनओपीएस केवल ओपीएस के नाम पर अगर लड़ा जाए तो अवश्य ही हम उस चीज को जीतेंगे। तो साथियों आज आपने यहाँ पर सांकेतिक धरना किया, ये बात भी आ रही है जो अभी बात आई कि कहीं विधानसभा चल रहा है देहरादून में और आप कर रहे गैरसैंण में। हम सरकार को ये चेतावनी भी देना चाहते हैं, संदेश भी देना चाहते हैं कि आप एक पत्र लिखते हैं कि बहुत ठंड है, हम पहाड़ की राजधानी गैरसैंण में विधानसभा में नहीं जा सकते हैं, हमारा विधानसभा सत्र देहरादून में चले। वो विधायक हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं जो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, वो देहरादून में सुख सुविधाओं में रहना चाहते हैं। हम कर्मचारी ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा हृदय, हमारी जो ताकत है वो गैरसैंण है और गैरसैंण इस उत्तराखंड का आत्मा है, इस उत्तराखंड की राजधानी है और उस उत्तराखंड का जो कर्मचारी है वो उसका ताकत है। और उस ताकत अगर उसको आप एनपीएस देते हैं तो तब नहीं चलेगा, अगर उसको ओपीएस देते हैं ये भी हम दिखाना चाहते हैं गैरसैंण आकर। और चमोली जनपद में जो सांकेतिक धरना किया है उसका संदेश भी यही है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम
ओपीएस लेना चाहते हैं। ओपीएस के लिए हम अपनी गैरसैंण राजधानी, जहां के आपने पूरी सुविधाएं दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन आप आने को तैयार नहीं है और हमसे सुविधाएं ओपीएस छीन रहे हैं। हम उसको कत्ते भी स्वीकार नहीं करेंगे। और आज ये संदेश इस भरारी शहर से जाना चाहिए, सरकार तक जाना चाहिए कि वास्तव में कर्मचारी भोला नहीं है, जाग गया तो सोला है। और आज भी हम दिखाना चाहते हैं। और आपने ये सब क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी। अभी ये बात आई थी कि भगत सिंह सब चाहते हैं लेकिन अपने घर में नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जितने यहाँ हैं सब भगत सिंह है, सारे भगत सिंह हैं। क्रांति एक से भी जगती है, 100 की आवश्यकता नहीं है। आप जितने हैं, आपने दिखाया है कि आपके अंदर ओपीएस की पीड़ा है, आप जरूर ओपीएस लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं, उनको सोने दीजिए। जो अपने रजाई के अंदर फेसबुक में या व्हाट्सएप से चल रहे हैं, वहां से नहीं चलेगा। जब तक आप मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। लेकिन एक संदेश जरूर जाएगा। आपने वो संदेश दिया है, मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं इस भूमि को, इस वीरों की भूमि को और इस गैरसैंण को। और यहां से एक संकल्प के साथ हम जाएंगे कि हम पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। ए आसमां अपनी हदें बता, हम उसके पार जाना चाहते हैं। ए आसमां अपनी हदें बता, हम उसके पार जाना चाहते हैं। मुश्किलें कितने भी हो, हम उनसे पार पाना चाहते हैं। सभी का धन्यवाद, धन्यवाद करें। सरकार, आपने गैरसैंण को गैर किया है, हम गैर नहीं होने देंगे। और इस भावना से भी रखा, तुम डर गए हैं, भाग गए हैं, हम भागने वाले। और इस भावना से भी रखा कि संसदीय चुनाव आसीन है। कल से उत्तराखंड का बजट प्रारंभ हो रहा है और 12 मार्च से लगभग आचार संहिता लगने वाली है। सरकार के पास समय है और समय था तब किया है, लेकिन हो सकता है कि भरारी देवी की कृपा से सरकार की स्वीकृति आ जाए 2 हफ्ते के अंदर और पेंशन बहाली के संबंध में कुछ काम करे। इस उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम यहाँ रखा और हमारा उद्देश्य था कि हम सरकार को यहीं से संदेश दें। हम गैरसैंण देहरादून जाते, उसके लिए बृहद तैयारी चाहिए थी। इधर जो है निर्वाचन के कार्यक्रम प्रारंभ हो गए, इधर परिषदीय परीक्षाएं प्रारंभ हो गई, तमाम कर्मचारियों के पास जो है ड्यूटी वगैरह आ गई है। सरकार, हम सोए नहीं है, हम खोए नहीं है और हम चुपके नहीं, हम आ गए हैं। और हमारी जो मांग है उस मांग को पुनः हम दोहरा रहे हैं, हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें। कोई संशोधन नहीं, कितने भी संशोधन हो, कितने भी वित्तीय जानकार आ जाएं, हम मानने वाले। हमें चाहिए जो उसका मूल स्वरूप है पुरानी पेंशन, ओपीएस, बस उसको दे दीजिए। और इसी भावना से हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि कितने लोग हैं, और जब कोई आंदोलन चलता है उसकी जो शुरुआत तो गलती में बन गया है। होना मुझे चाहिए था, होना तो जी को चाहिए था, होना टोपी वाले भाई को चाहिए था, स्टार वाले भाई को, हमारे एम के साथ को होना चाहिए था, लेकिन हम गलती से गलतू हो गया क्योंकि भारत के संविधान में थोड़ा कमियां रही। और मैंने कहा अगर मौका मिले हम आएंगे, ऐसा बनाएंगे जो तूने खाया है वो सुनकर देंगे, फिर से निकालेंगे। ये वो कुछ क्या बोलते हैं, यहाँ से निकाल देंगे बाहर। और मौका तो मिले, और मौका देख भी रहा हूं मैं, थोड़ा मौका मिलता तो कर देते कुछ, है ना। इन्होंने बहुत खा दिया है। तो साथियों, ये सारी बात हुई है, तो सब लोगों ने सारी बातें बता दी। आप उपस्थित हुए, अपने को कम मत समझिएगा। जितने लोग उपस्थित हुए हैं, कितने होते हैं, कितने उपस्थित होते हैं। मैंने बड़े बड़े कार्यक्रम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षक संगठन के, गोपेश्वर के अंदर, चमोली के अंदर, यहाँ वहाँ। अरे कर्णप्रयाग में आ गए लोगों ने सोचा आगे मिलता है। जब दौड़े 2 हफ्ते तक, 14 कुछ इधर से कुछ उधर से इकट्ठा करके ऑफिसरों का सब लोग इकट्ठा, और सब लोगों की भावना अच्छी रही। मैसेज भी बना, पूरे देश के अंदर लोग जागरूक भी हो गए। अच्छा हुआ वो कार्यक्रम भी, आगे भी बढ़िया होगा। और अब हम देर करने के निकालते हैं। यहाँ क्यों बैठे हैं, आग लगानी है। एक माचिस की तीली आग लगाती थी, है ना, हेक्टेयर के हिसाब से जंगलों को फूंक देती है। और ऐसी आग आपने लगानी, और क्या आग लगानी है, कह देना है। ये फ्री के खाने वाले चुनाव में आने वाले हैं, इनको बोलो पहले ओपीएस की बात करें और तब वोट की बात करें। और नहीं तो आपके पास है, तो मुझे लगता है यहाँ पे शिक्षक लोग, पढ़े लिखे लोग, सब लोग हैं। आप लोग जब तक चुनाव होते हैं, वोट पड़ता है, एक दिन में संकल्प लीजिए 25 आदमियों को तैयार। सो एट द लास्ट यहाँ पर विज्ञापन देते हुए, यदि आचार संहिता से पूर्व पेंशन बहाल नहीं हुई तो इस दफे वोट की कल्पना मत करना, ये लिखा है।